So first go through with the topics and see whether you have gone through with this or not in the month of October. Topics को देखने हैं whether you are familiar with this topic or not, because ये टॉपिक अक्टूबर मंथ के हैं. क्लियर? लास्ट वीक में हम लोगों ने नवंबर मंथ का डिस्कशन किया था. इज क्लियर? कौन कौन से टॉपिक है विच यू हैव गॉन थ्रू, जो कहीं न्यूज़पेपर में मिला है? फर्स्ट टॉपिक मिला है? मिला है, वेरी गुड. सेकंड नहीं मिला है. अच्छा, याद नहीं है. ओके. थर्ड? ओके. फोर्थ? फिफ्थ? लास्ट वन? See, out of this, 2-3 are very much important for prelims. Is clear? First one, a little bit this for just one line of multiple. Okay. Then 4 and 6 almost correlated. Is clear? Okay. Next topic में देखते हैं. ये both are important, but just of 1 or 2 line in multiple. Factual information है under National Green Hydrogen Mission, 3 ports are recognized. और first IEA report मिला है. Okay. Defense technology, इसमें थर्ड इज इंपॉर्टेंट. मिला है, वेरी गुड. और बाकी तो फैक्चुअल है, मिलने चाहिए. सेकंड भी मिला है. ओके. नहीं, वो तो अभी ये है, यहाँ है. क्लियर? वो दिसंबर का है इंफॉर्मेशन. क्लियर? क्या है शांति बिल ऐसे? हाँ, वेरी गुड. ओके, दैट वी विल सी इन दिसंबर मंथ. लास्ट वीक में हमने नवंबर मंथ का साइंस टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स देखा था. ये अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स है. क्लियर? सो इट इज एक्सपेक्टेड कि ये सब तो याद होने चाहिए. यू कैन अंडरस्टैंड. ओके. इन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द दिसंबर. क्लियर? उसमें आएगा शांति बिल. वेरी मच इंपॉर्टेंट both for prelims and mains. Okay. ये इसमें तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है. वी हैव डिस्कस इन रेगुलर आईसीटी सेशन. क्लियर? मिला है दोनों, वेरी गुड. ये तो जस्ट वन लाइन इंफॉर्मेशन है. एआई हब. ओके. बायोटेक्नोलॉजी मिला है. ये तो मिला होगा. क्या है? नोबेल प्राइज मेडिसिन. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग प्रीलिम्स. क्या टेस्ट था? करा था चूहे पे, बट इट इज जनरलाइज्ड ऑन ह्यूमन. क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. Okay, so we will see one by one. This is very much important for exam. Okay, so the point is clear. So see, one by one see. Chandrayaan-2 orbiter have found CME. Clear? ये information तो पहले भी we have discussed. That's Chandrayaan-2 orbiter have found CME. Clear? In the month of November, we have discussed one information about CME. क्या था वो information? Last week, in the month of November, CME से related एक information
वी हैव डिस्कस्ड। क्या था वो इंफॉर्मेशन? ये सब याद रखने, बिकॉज आई हैव सेड दे विल आस्क द क्वेश्चन इन वन मल्टीपल, देयर विल बी सो मेनी इंफॉर्मेशंस। क्लियर? सीएमई इज एक्सपेक्टेड कि एक क्वेश्चन दे कैन आस्क फ्रॉम सीएमई। क्लियर? और एक ही मल्टीपल में दे कैन आस्क मेनी थिंग, बिकॉज ऑल दिस डेवलपमेंट हैपेंड रिसेंटली। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने सीएमई का पता लगाया। ये इंफॉर्मेशन पुराना है। क्लियर? सेकेंड इंफॉर्मेशन है, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने सीएमई के इफेक्ट को मून पर ऑब्जर्व किया है। क्लियर? इसके बाद नवंबर मंथ में एक इंफॉर्मेशन इसरो ने रिलीज किया कि क्या था इंफॉर्मेशन? आदित्य L1 ट्रैक सीएमई। हाँ, क्लियर? सो द पॉइंट इज क्लियर। So you can see how important it's CME for various processes. Most importantly, to understand about effect of charged particles and magnetic field towards Earth. Now, as coming from Sun's corona, so almost everything is getting affected. Moon also, Earth also. Regarding Earth, the study is released. क्या था वो study? Geomagnetic storms like thing, that is a envelope like thing is getting developed over a longer period of time in and around Earth. is clear? इससे क्या होगा? Just think of it, अगर अर्थ को चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड ने इन्वेलप कर लिया तो सिग्नल जो सैटेलाइट से आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। क्लियर? अर्थ में टेक्नोलॉजी तो इफेक्ट होगी ही, climate changes will also be observed due to not activities by human being or industrial process, due to space weather phenomenon effects. is clear? ये इंफॉर्मेशन सीएमई की रिलेटेड टू अर्थ। क्लियर? अब चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट चेस ने क्या इंफॉर्मेशन रिलीज किया है कि मून पे इसका क्या इफेक्ट है। इस क्लियर? चंद्रयान 2 ऑर्बिटर मेड फर्स्ट एवर ऑब्जर्वेशन ऑफ सीएमई ऑन मून। 2 पॉइंट में याद रखते हैं, मून पे क्या इफेक्ट है। सीएमई का लॉन्ग टर्म इफेक्ट मून पे ल्यूनर सरफेस से एटम्स का रिलीज होना। क्लियर? और ल्यूनर आउटर एटमॉस्फेयर में प्रेशर जनरेट होना। इज क्लियर? So 2-point information is released. Clear? Now I have said that how current affairs is to be worked out. ये information newspaper में आया। Clear? You need to read the newspaper. Clear? For example, half of page this news will come. Clear? अब इस पूरे न्यूज में half of page में बस 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? पहला लाइन है एटम का रिलीज और सेकेंड लाइन है आउटर एटमॉस्फेयर में प्रेशर का जनरेट होना। इज क्लियर? नाउ सेकेंड थिंग आई हैव सेड, अब ये दोनों लाइन को उस पूरे पैराग्राफ से अपने नोट्स में अपडेट कर लेना है। ये काम हो गया। बट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, दैट हाउ दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। इज क्लियर? सो दिस कैन बी आस्क्ड इन अ क्वेश्चन लाइक दिस। They can ask you like consider CME. Clear? Many times they even not write what is the thing, so that you can't recognize easily कि कुछ ऐसा discussion है। They can ask you in the question that recently related to charge particle and magnetic field effects news came. Is clear? या तो ये लिखेंगे या इस क्वेश्चन को थोड़ा और टफ बनाएंगे। देन दे विल राइट रिसेंटली चार्ज पार्टिकल कॉमा मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट वाज इन न्यूज। क्लियर? स्टेटमेंट 1 2 3 4। फर्स्ट, दे कैन मेक यू कंफ्यूज। सच इफेक्ट वो अर्थ और मून का चेंज कर देंगे। क्लियर? मून पे क्या इफेक्ट हमने बताया, 2 पॉइंट में याद रखने हैं। एटम्स का रिलीज
और प्रेशर जनरेट होना। क्लियर? अर्थ में क्या बताया था हमने? जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। सी इन दिस वे जस्ट ट्राई टू मेमोराइज द थिंग्स। एक दो तीन वर्ड, एक दो लाइन में इंफॉर्मेशन को याद रखने हैं। क्लियर? सो दे कैन इंटरचेंज यू दैट सच इफेक्ट ऑन अर्थ जनरेट्स ह्यूज प्रेशर। गलत है, ये अर्थ पे नहीं है, ये कहां है? मून पर। क्लियर? एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी, आदित्य L1 हैव ट्रैक्ड फर्स्ट एवर CME। क्लियर? उस फर्स्ट एवर को दे विल मेक यू कंफ्यूज दैट चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ट्रैक्स CME। इज क्लियर? सो यू कैन अंडरस्टैंड, आई हैव सेड यूपीएससी के प्रीलिम्स को समझने के लिए only one approach you have to follow, that is they used to make correct statement into incorrect। clear? और incorrect into correct, यही है यूपीएससी प्रीलिम्स। clear? बट ये समझना इतना आसान नहीं है, for which you need to have conceptual clarity at a great depth। so the point is clear। कोई भी करंट इंफॉर्मेशन पढ़ने हैं, आई हैव सेड मेनी टाइम्स, यू शुड हैव टू अप्रोच। पहला अप्रोच कि ये इंफॉर्मेशन क्या है। क्लियर? इस इंफॉर्मेशन से हमें अपने अपडेट्स में क्या करने हैं। पूरे पैराग्राफ को ना नोट करने हैं, ना पूरे पैराग्राफ की कटिंग रखनी है। क्लियर? एक दो तीन लाइन, एक दो वर्ड जो इंपॉर्टेंट है उसे लिखने हैं फर्स्ट। लिखने के बाद ये सोचना है कि ये प्रीलिम्स में कैसे पूछा जा सकता है। इज क्लियर? सो द पॉइंट इज क्लियर। एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है विच कैन बी आस्क्ड इन prelims question with CME। clear? Coming to the second one, second कोई idea? NASA, one of the spacecraft, have provided evidence about possibility of life on one moon of Saturn। कोई information? हाँ हाँ, और see here a little bit is important, but ऐसे क्वेश्चंस को जनरली नहीं पूछते हैं। क्लियर? द क्वेश्चन, दैट्स व्हाट आई हैव सेड। 2 पॉइंट योर अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच इज इंफॉर्मेशन न्यूज में आया क्या है। सेकेंड अप्रोच, हाउ कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। बट आई हैव सेड इंटरनेशनल स्पेस मिशन या इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स ओनली इज आस्क्ड अगर उसमें कुछ बहुत यूनिक हुआ है। क्लियर? जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, why was even asked in mains? Because अपने तरह का पहला कॉन्सेप्ट था वो। क्लियर? इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्पेस मिशन इफ कम्स, उसे अपडेट कर लेने हैं, एक दो लाइन क्या इंफॉर्मेशन है बस वो जानना है। अदरवाइज दिस डज नॉट हैपेंस टू बी मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इज क्लियर? ये इंफॉर्मेशन बस ये है कि कैसिडी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न के एक मून इनसेल्डस पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, वाटर, एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तीनों का पता लगाया है। क्लियर? सो दिस स्टडी हैव रिवील्ड वन ऑफ द रिमार्केबल थिंग कि अर्थ के बाद और कहां कहां लाइफ की पॉसिबिलिटी है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हमारा मार्स पर है। क्लियर? बट इन द ऑनगोइंग स्टडी एक रीसेंट डेवलपमेंट ये है और ये डेवलपमेंट हैव कम, दिस मिशन वाज लॉन्च्ड बाय 97 से 2017 almost 20 years data analysis have revealed this fact। is clear? Now the next one, very much important information। so important first है, second, government introduced comprehensive standards for नाविक रिसीवर्स। नाविक याद है? ये इंफॉर्मेशन पता है क्या है? नहीं, ये बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। दैट्स व्हाट आई हैव सेड। जैसे कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, कुछ कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन पे यूपीएससी सब्जेक्ट एक्सपर्ट का स्कोप ज्यादा होता है मैनिपुलेट करने का। यहां मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सी नाविक है क्या? इंडियाज नेविगेशन सिस्टम। क्लियर? इस नेविगेशन सिस्टम में कितने सैटेलाइट्स हैं?
वेरी गुड, 7 सैटेलाइट है। कहाँ ये वर्क कर रहा है? हाँ, वेरी गुड। हाँ, मतलब जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये वर्क कर रहा है। क्लियर? व्हाट ऑल करंट वी हैव सो फार डिस्कस्ड इन नाविक। गवर्नमेंट ने, और ये नाविक का डेवलपमेंट इस प्रोग्राम में हुआ है। प्रोग्राम क्या है? रीजनल। क्लियर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रीजनल प्रोजेक्ट को ग्लोबल बनाने का डिसीजन लिया है। अब तक ये रिलीज नहीं है कि इसमें कितने सैटेलाइट होंगे, बट थिंग इज अप्रूव्ड। ये सब डिस्कशन क्लास में हो चुका है। क्लियर? इसके रिगार्डिंग एनवीएस, न्यू जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट का लॉन्च भी स्टार्ट हो चुका है। क्लियर? 2 सैटेलाइट लॉन्च भी हो चुके हैं। अब नाविक टू बी मेड ग्लोबल, work is going on, and government of India also have approved Navik in the mobile phones, disaster management devices, and many electronic devices with a long-term plan to replace GPS. Clear? But mobile companies, many electronic manufacturers are not taking much more interest, because for a long their semiconductor chips are much more compatible with the configuration of GPS like navigation systems. Is clear? But अब नाविक को ग्लोबल बनाने के लिए, जीपीएस को रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड टेकिंग एफर्ट्स। क्लियर? इस एफर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट 2 है। नेविगेशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? सबसे इंपॉर्टेंट 2 ऑब्जेक्टिव है, टाइम और रेंज। 2 पॉइंट, एक्यूरेट टाइम और एक्यूरेट रेंज। क्लियर? जीपीएस क्यों सबसे ज्यादा प्रिफर्ड है वर्ल्ड में? जीपीएस की एक्यूरेसी टाइमिंग और रेंज में बहुत ही इफेक्टिव है। क्लियर? नाविक के रिसीवर्स जीपीएस की तरह एक्यूरेसी और प्रिसीशन करे, इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। पहले ये करके देखते हैं एक्सेप्टेंस कितना है, देन इट विल बी मेड कंपल्सरी। इसमें डिसीजन इज बीइंग टेकन कि टाइमिंग के केस में रिसीवर्स मैक्सिमम 50 नैनोसेकंड का डिले कर सकते हैं। क्लियर? और पोजीशन के केस में मैक्सिमम 1.5 मीटर। इज क्लियर? सो वेरी सिंपल, ये 2 पॉइंट के इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसा करने से नाविक की पोजीशन एक्यूरेसी, प्रिसीशन टाइमिंग, सिग्नल रिले विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू जीपीएस। इज क्लियर? जब हम अपनी टेक्नोलॉजी को इस लेवल पर ले जाएंगे, देन ओनली मेनी मोबाइल फोन कंपनीज, many electronic manufacturers will show more and more interest to integrate this instead of GPS. Is clear? So is the information. Now you can understand. अब ये 1 line factual informations को all current development के साथ जोड़ के एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, because navigation system happens to be one of the important part of prelims question. We have also discussed in regular classes about the prelims question of navigation system. Is clear? Next. नहीं, वो हमने बताया था क्लास में। क्या बताया था? याद करने हैं पहले। क्या बताया था हमने क्लास में? 11 लॉन्च हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम 7 कह रहे हैं। क्यों? और कहेंगे भी 7। क्यों? क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था हमने। क्या? याद कर रहे हैं? नहीं, मेजर भी नहीं है। याद करने से याद आ जाएगा। हाँ है। क्या है? क्यों एक्सेप्शनल है? गुड। और दिमाग पे जोर डालना है।
इसका मतलब 1500 किलोमीटर। हाँ ठीक है, सर ग्लोबल ही है। नहीं ठीक है, वो तो अभी हमने बताया था, प्रोजेक्ट रीजनल था। क्लियर? रीजनल की हमने लिमिट डिफाइन की थी तब जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। क्लियर? क्या था वो लिमिट? इंडियन टेरिटरी प्लस 1500 किलोमीटर। क्लियर? द प्रोजेक्ट इज नेम्ड एज IRNSS, Indian Regional Navigational Satellite System. When the project was made, it was presented that 7 constellation of satellites can cover this region. You can understand, GPS में there are total 24 satellite. 24 सैटेलाइट की कॉन्स्टिलेशन पूरे ग्लोब को कवर कर रही है। सो इसरो साइंटिस्ट है प्रेजेंटेड कि अगर जीपीएस के 24 सैटेलाइट पूरे ग्लोब को कवर कर रहे हैं तो हमारे 7 सैटेलाइट्स हमारे इस रीजनल एरिया को कवर करेंगे। सो द प्रोजेक्ट स्टार्टेड विथ 7 सैटेलाइट। द फर्स्ट वन लॉन्च्ड बाय 2013। क्लियर? 7th one launched by 2016. 13 से 16 तक all 7 was launched. Project was completed, but when the project was completed, satellite number 1, IRNSS 1A, stopped working. So to replace 1A, a new launch made 2017. So launch total कितने हो गए? 8. Clear? But still the project is having 7. क्यों? क्योंकि 8th लॉन्च फर्स्ट को रिप्लेस करने के लिए हुआ 2017 में, बट वो लॉन्च फेल हो गया। सो अगेन अप्रैल 2018 9th सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड, बट यू कैन से नंबर बढ़ रही है लेकिन हम 1 के प्लेस पे उसे लॉन्च कर रहे हैं। क्लियर? अप्रैल 2018 सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ 9th सैटेलाइट रिप्लेस्ड फर्स्ट। तो टोटल लॉन्चेस कितने हुए? 9, बट कॉन्स्टलेशन में वर्क कितना कर रहा है? 7, क्योंकि प्रोजेक्ट ही 7 का है। क्लियर? अब अभी हमने लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव अप्रूव्ड नाविक फ्रॉम रीजनल टू ग्लोबल। अब इस रीजनल टू ग्लोबल में नए सैटेलाइट्स को इंटीग्रेट करने हैं। उस नए सैटेलाइट्स, नाउ द सीरीज नेम इज NVS 01, 02 एंड ऑल। क्लियर? इसके 2 सैटेलाइट लॉन्च हो चुके हैं, तो टोटल कितने हुए? 9 + 2 11, बट स्टिल ऑपरेशनल इज 7, क्योंकि प्रोजेक्ट था IRNSS 7 कॉन्स्टलेशन का। अब हमने उस प्रोजेक्ट को अपग्रेड करके रीजनल से ग्लोबल बनाना है विद सच ऑब्जेक्टिव्स। इज क्लियर? ओके, सो इफ अ प्रीलिम्स मल्टीपल विल बी आस्क्ड दैट नाविक ऑपरेशनल सैटेलाइट इज 11, correct or incorrect? Incorrect. Navik operational satellites are still 7. Navik is replaced by GPS in airplane movement. Correct, incorrect? प्लेन चलते समय भी काम करेगा? नहीं, Navik is replaced by GPS in airplane movement. Correct or incorrect? Navik is replaced by GPS in airplane movement. एयरप्लेन मूवमेंट में नाविक के स्थान पर जीपीएस का प्रयोग शुरू हो चुका है। सही या गलत? गलत है ना? नाविक अभी तक ऑपरेशनलाइज भी नहीं है। क्लियर? और जीपीएस को हम कैसे यूज कर रहे हैं एयरप्लेन मूवमेंट के लिए? क्या नाम है उस नेविगेशन सिस्टम का? नोट्स को रिवीजन करते रहना है। क्लियर? अदरवाइज धीरे धीरे करके द थिंग विल गो अगेन इन स्पेस। गगन, you can recall we have discussed, even I started with Gagan at first. What is Gagan? Now you can understand, एक current information है and how many points can be used in framing one question from navigation system. इसीलिए कभी भी करंट अफेयर्स को
इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स को क्लास लेक्चर और नोट्स के साथ साथ पढ़ना है। whenever you are reading the newspaper, keep your 3-4 subject notes with you: science tech, economics, environment, and few of polity sections. While you read the newspaper, जो भी information आता है, turn the notes and update the same, because current affairs कोई subject नहीं है। current affairs is just the updation. Just see, एक line information आई and how many concepts now having the possibility that can be framed in a question. Is clear? So that is Gagan, GPS, augmented geo navigation system. Is clear? So Gagan is still operational in Indian ATC. Government of India have planned to replace Navik with Gagan and GPS enabled services. और GPS spoofing के केस के बाद Government of India is working more and more to come out with indigenous navigation system. बहुत सारे security reasons भी हैं. If Indian smartphones will be replaced by Navik in place of GPS, so you can understand there are so many concerns related to security. Say for example, even the forces, armed forces in border or in sensitive location also uses the mobile phones. GPS can be tracked easily. So Government of India in the long run have planned in defense applications as well that Indian indigenous Navik to take place of GPS, so that everything will be in the hands of Government of India. Government of India only if want can track someone. Is clear? So this is all information related to Navik. Okay. Now coming to this one. Any information about 4 and 6? Punch mission and INAP. बहुत ही इंपॉर्टेंट नासा का मिशन। आई हैव सेड इंटरनेशनल स्पेस मिशंस में अगर कुछ यूनिक है तभी वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कैन यू रिकॉल अ वर्ड पोलरीमीटर इन वन ऑफ इंडियन स्पेस मिशन? स्पेस टेक्नोलॉजी किसने किसने कर लिया है क्लास में? ओके, यू हैव नॉट कंप्लीटेड स्पेस टेक्नोलॉजी। ओके, तो कुछ पोलरीमीटर का स्पेस मिशन था जो क्लास में डिस्कशन हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने टिक कराया था। कुछ याद आ रहा है? पोलरीमीटर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। हमने बताया था कि एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट की स्टडी करते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट 2021 में नासा ने लॉन्च किया है। अंडरस्टैंड इन सिंपल ये कॉन्सेप्ट क्या है? नासा ने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जिससे हम स्पेस को देख सके। देखने का कॉन्सेप्ट क्या है? ऑब्जर्वेशन। जैसे हम अपनी आई से कैसे देखते हैं? रिफ्लेक्शन। इन द विजिबल स्पेक्ट्रम थिंग गेट रिफ्लेक्टेड, और जो रिफ्लेक्शन होती है उसकी इमेज क्रिएट होती है। इसी तरह एनीथिंग कैन बी विजुअलाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन इन सम स्पेक्ट्रम। जैसे हमारी नेचुरल आई विजिबल में देखती है, इस तरह हमने आई की तरह एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया, वो इंफ्रारेड में देखेगा, अल्ट्रावायलेट में भी देखेगा। इससे हम स्पेस को, यूनिवर्स को देखते हैं। बट ऐसे देखने में आई कैन से द सेम थिंग इन अदर वर्ड्स। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व रिफ्लेक्शन, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, इज यूज्ड। आई एम सेइंग दिस थिंग इन अदर वर्ड्स। इट मीन्स एनीथिंग टू बी ऑब्जर्व, रिफ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंट। इसका मतलब किसी भी चीज को देखने के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब कि जहां रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है उन चीजों को हम देख नहीं सकते। करेक्ट? ऐसे भी बहुत एरियाज हैं स्पेस में। बेस्ट एग्जांपल है ब्लैक होल।
जहां से लाइट वापस ही नहीं आ रही है, तो रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन कहां होता है? इसलिए ऐसे एरियाज जहां लाइट की रिफ्लेक्शन ही पॉसिबल नहीं है, उसे तो हम देख भी नहीं सकते। क्लियर? अब उसके लिए क्या करें? 2021 में नासा ने एक कॉन्सेप्ट लाया कि ऐसे एरियाज, एक फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, वहां लाइट की पोलराइजेशन होती है। सिंपल रिफ्लेक्शन, यू अंडरस्टैंड? इन द सेम वे एक लाइट की प्रॉपर्टी है पोलराइज्ड होने की। पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज वेरी सिंपल। व्हेन लाइट रेज बिकम ऑर्गेनाइज्ड, एक वर्ड में याद रखते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब कि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई, लेकिन लाइट के वेव्स ऑर्गेनाइज्ड हो गए। ऑर्गेनाइज्ड हो गए मतलब एक पैटर्न, फॉर एग्जांपल लाइट के वेव ने एक पैटर्न को फॉलो कर लिया। एक पैटर्न है, एक पैटर्न को फॉलो कर लिया। क्लियर? अगर एक पैटर्न को फॉलो कर लिया, ऑर्गेनाइज्ड हो गया, देन वी से पोलराइज्ड। नहीं हुआ तो अनपोलराइज्ड। सो नासा केम आउट विथ वन कॉन्सेप्ट कि जहां रिफ्लेक्शन नहीं है, वहां लाइट की पोलराइजेशन को यूज करके स्पेस को देखते हैं। ऐसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट was named as IXPE, वर्ल्ड का फर्स्ट पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट, इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर, 2021 लॉन्च्ड बाय नासा। नासा के बाद एग्जैक्टली इस कॉन्सेप्ट को 2024 में इसरो ने लॉन्च किया। सो इसरोज स्पेस मिशन इज वर्ल्ड सेकंड फॉर पोलराइजेशन। इसरो नेम्ड इट एज, अब याद आ जाएगा, याद आया? एक्सपोसैट। सेम है, यहां एक्सरे को परफॉर्म करना है, यहां भी एक्सरे परफॉर्म करना है। क्लियर? सो द पॉइंट इज क्लियर। अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इस पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट से यूनिवर्स को देखने के लिए ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट नासा ने 2021 में लॉन्च किया, और 24 में इसरो became the second space agency to launch this concept as ExpoSat. Now, अब इस पीरियड में ये पोलराइजेशन का एक्सपेरिमेंट थोड़ा सक्सेसफुल होता जा रहा है। मतलब जो डेटाज आ रहे हैं उससे हमें पता चल रहा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए with the success of polarization experiment, NASA launched in 2025 again a polarization related space mission, polarimeter। अब ये क्लियर है वर्ड? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट के डेटास को कैच करे, दैट इज कॉल्ड एज पोलरीमीटर। हर जगह पी का मतलब यही है। Polarimeter for unifying corona and heliosphere punch। क्लियर? क्या करने हैं इसमें? सिंपल, ट्राई टू मेमोराइज। सन के कोरोना को और सन के हेलियोस्फीयर को स्टडी करना है। बहुत सारी स्टडी चल रही है, ये कुछ नया नहीं है। इसमें नया क्या है? ये नया है। स्टडी कैसे करनी है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट से। इस स्टडी में नासा ने कुछ स्पेसिफिक रखा है, जहां हमारा फोकस है सन के कोरोना और हेलियोस्फीयर से आने वाली सोलर विंड। इसमें नया क्या है? क्यों ये मिशन इंपॉर्टेंट है? आई हैव सेड, कोई भी इंटरनेशनल स्पेस मिशन वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर समथिंग न्यू हैपन टू दैट। सो इसमें नया क्या है? सोलर विंड, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इज क्लियर,
सन से आने वाली विंड, बट ये विंड नॉर्मल विंड नहीं है, ये विंड चार्ज पार्टिकल्स की विंड है। ये चार्ज पार्टिकल्स बहुत ही हार्मफुल है, बिकॉज ये चार्ज पार्टिकल्स रेडिएशन का फॉर्म ले लेते हैं, और इससे दो बड़ा चैलेंज होता है। पहला चैलेंज, स्पेस वेदर इवेंट्स। स्पेस वेदर का मतलब अर्थ के वेदर और क्लाइमेट से नहीं है, स्पेस वेदर का मतलब रेडिएशनल प्रॉपर्टीज ऑन स्पेस। क्यों? बिकॉज ये पार्टिकल्स कैसे हैं? चार्ज पार्टिकल्स हैं। रेडिएशनल प्रॉपर्टीज होने के कारण हमारे जितने भी ह्यूमन स्पेस मिशन या टेक्नोलॉजी है, ये सब बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो रही है। जैसे इट इज रिपोर्टेड कि अचानक कोई सैटेलाइट काम करना बंद कर दिया, अचानक कोई स्पेस मिशन से डेटा आने बंद हो गए। यू कैन अंडरस्टैंड, अब ये इतना आसान तो नहीं है कि वहां जाके रिपेयर करें। सो इट इज स्टडीड कि आखिर ये टेक्निकल फेलियर्स हो कैसे रहे। सो इट इज रिपोर्टेड सो फार सोलर विंड बहुत बड़ा कारण है इन दोनों तरह के टेक्निकल फेलियर्स का। अब कैसे दूर करें? पहले तो इसे पढ़ेंगे, पहले तो इसे समझेंगे, देन वी विल वर्क आउट टुवर्ड्स दिस। अब इसके पढ़ने समझने में क्या था? सोलर विंड को ट्रैक करना बहुत बड़ा चैलेंजेस था। अब तक हम सोलर विंड को देख भी नहीं सकते थे। सो व्हाई दिस मिशन इज इंपॉर्टेंट? दिस इज वर्ल्ड फर्स्ट मिशन which have made visible solar wind. क्लियर? एक वर्ड में याद रखते हैं। पंच मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज पोलराइजेशन से सन के कोरोना और हेलियोस्फीयर में आने वाले सोलर विंड को इट विल बी मेड विजिबल विच इज सो फार इनविजिबल, ड्यू टू विच देयर विल बी सो मेनी डेटास कलेक्टेड बाय विच we will come to know about this two phenomenon which is seriously affecting the technologies in space. Is clear? आ गया समझ? See, अब ये सक्सेस से अब I can say 2 points. With all this success, space agencies are now focusing on polarization, ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये सब फोकस अब किसके लिए है? चार्ज पार्टिकल्स। क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स ही जब वेव्स बन जाते हैं तो चार्ज पार्टिकल्स टेक द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और यही हार्मफुल रेडिएशन टेक्नोलॉजीज को इफेक्ट कर रही है। तो पंच ने तो एक स्पेसिफिक डिसाइड कर लिया कि पंच ने क्या करना है? सोलर विंड की स्टडी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि स्पेस में सबसे ज्यादा रोल पार्टिकल का है और हार्मफुल रोल चार्ज पार्टिकल का है। करेक्ट? इसका मतलब दिस मिशन, आफ्टर द लॉन्च ऑफ दिस मिशन, नासा ने सितंबर 25 में क्या किया? नासा वर्कड आउट कि अब सोलर विंड की हमने स्टडी कर ली, डेटा आ रही है, और कोई भी इफेक्ट, चाहे वो विंड का हो, सोलर फ्लेयर्स का हो, चाहे वेव्स का हो, रेडिएशन का हो, किसी भी इफेक्ट के पीछे क्या है? पार्टिकल्स। और हार्मफुल वो कब बनता है? जब वो पार्टिकल चार्ज है। अगर वो पार्टिकल चार्ज नहीं है तो क्या बनेगा? डस्ट पार्टिकल की तरह होगा। लेकिन अगर वो चार्ज है तो हार्मफुल है। इसका मतलब अगर हम कोई ऐसा स्पेस मिशन लॉन्च करें जो पूरी की पूरी चार्ज पार्टिकल को ही मैप कर दे, थिंक ऑफ इट। हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल के कारण ये सब कुछ हो रहा है, तो अगर हमने कोई ऐसा स्पेस मिशन लॉन्च किया जो पूरी चार्ज पार्टिकल को ही मैप कर दे, इससे क्या होगा? हमें चार्ज पार्टिकल की मैपिंग अवेलेबल हो जाएगी। उस मैपिंग में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट कैसा है, चार्ज पार्टिकल की स्पीड कैसी है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब हम चार्ज पार्टिकल के एक्सीलरेशन को स्टडी करेंगे। आई हैव सेड 2 थिंग, चार्ज पार्टिकल की मैपिंग करेंगे और चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन, मतलब पूरी प्रॉपर्टी।
कहाँ घूम रहा है, कहाँ जा रहा है। ऐसा अगर हमने किया तो हमारी स्टडी, हमारी ऑब्जर्वेशन स्पेस में बहुत ही ज्यादा डीप हो जाएगी चार्ज पार्टिकल्स के लिए। तो पंच मिशन तो केवल सोलर विंड का पता लगाएगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल की डिटेल स्टडी पूरे स्पेस में हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस देगी। इसके लिए नासा ने लॉन्च किया इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब। आगे समझ, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। अब ये जितने भी इंफॉर्मेशन हमने बताए हैं इसमें कॉमन क्या क्या है? पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट, चार्ज पार्टिकल का कॉन्सेप्ट, सोलर विंड का कॉन्सेप्ट, और ये सब किसे अफेक्ट कर रहा है? पूरी की पूरी स्पेस टेक्नोलॉजी को। इज क्लियर? नाउ दैट इज व्हाई इस पूरे कॉन्सेप्ट से वन प्रीलिम्स क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड, दैट either they can name the word polarization, or even without asking they can ask such thing, that few recent space mission have launched to track charged particles. You can understand. अब यहां किस स्पेस मिशन की बात है? Recently a space mission launched to work towards visibility of solar wind. You can understand वो किस स्पेस मिशन की बात कर रहे हैं? This is the way a question can be framed. अब ये भी करंट में था, वो भी करंट में था। Clear? If we'll simply go by writing, I have said current affairs को सब्जेक्ट नहीं है। If we'll simply write punch, if we'll simply write IMP, इससे नॉलेज तो बढ़ी लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। पोलराइजेशन नया कॉन्सेप्ट है, पोलराइजेशन 2021 से शुरू हुआ। अब पोलराइजेशन के सक्सेस से हमने पहले देखने का कॉन्सेप्ट लाया था एक्सरे से, और अब हम सोलर विंड से लेके पार्टिकल तक की मैपिंग पर पहुंच चुके हैं। पॉइंट इज क्लियर? आगे समझ। In this way, need to correlate your class notes with the current developments. जैसे यहां करना क्या था? If say you are reading the newspaper, I'm just explaining a simple way to integrate the newspaper with your class notes. जैसे न्यूज़पेपर में पंच मिला and you have come across the word called polarimeter. Immediately इस पे सोचना था कि पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट तो क्लास में डिस्कशन हुआ है, क्या कॉन्सेप्ट था? द मोमेंट यू विल थिंक, यू विल टर्न द क्लास नोट्स एंड यू विल रीड। ये दोनों क्लास नोट्स में अवेलेबल है। आफ्टर विच नाउ यू विल रीड पंच। तो समझ आएगा कि पंच एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। यू आर गेटिंग द थिंग? ये है एग्जाम के लिए न्यूज़पेपर और करंट का पढ़ना। दैट इज आई हैव सेड क्लास का इंपॉर्टेंस क्या है? जहां हम आई हैव स्टॉप्ड, यू हैव टू स्टार्ट योर स्टडी, एंड इफ you will update your notes by yourself from only the newspaper, the thing will be in your mind कि ये इंफॉर्मेशन है, ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। इज क्लियर? बिकॉज यूपीएससी में कभी ऐसे नहीं क्वेश्चन फ्रेम होते पंच क्या है, आईएमपी क्या है, एक्सपो सेट क्या है। दे नेवर आस्क सच थिंग्स, दे यूज्ड टू आस्क सच कॉन्सेप्चुअल थिंग, मेकिंग इट करेक्ट और इनकरेक्ट लाइकवाइज। ओके, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, मिशन दृष्टि। ये इंफॉर्मेशन मिला है, क्या है? ये एक वन लाइन इंफॉर्मेशन है। इंडिया के स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने इस मिशन को अनाउंस किया है, अर्ली 2026 में लॉन्च एक्सपेक्टेड है। ऐसे बहुत सारे अनाउंसमेंट होते हैं, बट ये अनाउंसमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट is planned to launch, which will be having two concepts. We have discussed about NISAR, NASA, ISRO
सिंथेटिक एपर्चर रडार, नया कॉन्सेप्ट पहली बार लॉन्च हुआ है। एग्जैक्टली उस कॉन्सेप्ट को ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन के साथ, मींस मल्टी सेंसर बेस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन, गैलेक्सी आई ने इसे बनाया है। इज क्लियर? व्हेन इट विल बी लॉन्च्ड नीड टू बी अपडेटेड, अभी बस अनाउंसमेंट हुई है। इज क्लियर? तो आ गया समझ? यूएसए की कंपनी नहीं नहीं नहीं, गैलेक्सी आई इंडिया के स्टार्टअप है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड डाइवर्सिफिकेशन, ये सब कुछ इंडिया के लिए नया है, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, कमर्शियलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो कुछ स्टार्टअप जैसे विक्रम बनाया, कुछ स्टार्टअप ने, उसी तरह के स्टार्टअप ने ये अनाउंस किया है। इज क्लियर? सो इन द एंटायर, समझ आ गया एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? CME कैन बी आस्क्ड विद 3-4 इंफॉर्मेशन वी हैव डिस्कस्ड। इसे नाविक के साथ पूछ सकते हैं, एंड इस दोनों को पोलराइजेशन और चार्ज पार्टिकल के कॉन्सेप्ट के साथ पूछ सकते हैं। इज क्लियर? सो फर्स्ट राइट अबाउट दिस। Write the first one. Chandrayaan-2 orbiter made first ever observation of CME on moon. Write in this. Chandrayaan-2 orbiter right CHACE, Chandrayaan-2 orbiter CHACE, write the full form. Chandra, atmosphere, चंद्र एटमॉस्फेयर, ये इसे इंग्लिश में ही लिखना है, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है। चंद्र एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एक्सप्लोरर, चंद्र एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एक्सप्लोरर। Data have revealed effect of CME on moon, in which it is reported of release of atom from lunar surface, and also of pressure. Write in Hindi. Chandrayaan-2 के CHACE चेस द्वारा चंद्रमा पर CME के प्रभाव का पता लगाया गया है, जहां सतह से परमाणु के निकलने के साथ दाब की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। ओके, चंद्रयान-2 तो फेल हो गया था। नहीं, चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर तो सक्सेसफुल है, वर्ल्ड क्लास ऑर्बिटर है। चंद्रयान-2 का लैंडर फेल था। चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर और लैंडर थे, लैंडर फेल था, ऑर्बिटर तो वर्ल्ड क्लास है। क्लियर? वर्ल्ड के टॉप मोस्ट ऑर्बिटर्स में से है वो एक, जो इतने डेटास दे रहा है अभी तक।
Write the second one. Okay, write in this. Possibility of life in terms of availability of water, comma, energy and organic molecules. राइट इन हिंदी. जीवन की संभावना जहां जल की खोज, ऊर्जा एवं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का पता लगाना मुख्य रहा. Okay, write the third one. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन मॉलिक्यूल. हाँ, कार्बन मॉलिक्यूल. अब हमें पता चला कार्बन का, धीरे धीरे पता चलेगा एमिनो एसिड का, प्रोटीन का. ठीक है. 3, राइट इन दिस. BIS, थर्ड में लिखना है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स have defined standards for position accuracy of 1.5 meter comma timing precision of 50 nanosecond. Timing precision of 50 nanosecond, comma also signal relay in smartphones, comma electronic devices and disaster management devices. BIS द्वारा पोजीशन एक्यूरेसी के लिए 1.5 मीटर एवं 50 नैनोसेकंड की एक्यूरेसी समय अंतराल में जारी की गई, जिसका प्रयोग स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं आपदा प्रबंधन के उपकरणों में किया जा सकता है. राइट द नेक्स्ट वन. राइट द फुल फॉर्म ऑफ पंच. पोलरीमीटर for unify corona and heliosphere. Right. Punch mission is providing vital information about solar wind
solar wind. Write in bracket the definition of solar wind. A stream of charged particles coming from sun's corona. A stream of charged particles coming from sun's corona. It will be significant, same line, it will be significant towards space weather events, comma, affect on human space technologies, affect on human space technologies. राइट इन हिंदी, पंच अभियान सोलर विंड के अध्ययन के उद्देश्य से नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, जहां प्राप्त आंकड़ों द्वारा स्पेस वेदर इवेंट्स, इंग्लिश में ही लिखना है इसे, स्पेस वेदर इवेंट्स एवं मानव द्वारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाना है, राइट द नेक्स्ट वन, मिशन दृष्टि, इंडियन स्टार्टअप गैलेक्सी आई, EYE, इंडियन स्टार्टअप गैलेक्सी आई announced mission Drishti, which is world's first multi-sensor based Earth observation satellite, which will be having optical sensors with SAR, synthetic aperture radar, which is expected to launch by early 2026. राइट इन हिंदी, गैलेक्सी आई द्वारा मिशन दृष्टि प्रक्षेपित करने की घोषणा 2026 में की गई है। यह विश्व का पहला मल्टी सेंसर भू अवलोकन उपग्रह होगा, जहां ऑप्टिकल सेंसर के साथ SAR सिंथेटिक एपर्चर रडार
के उपकरण भी होंगे. राइट द लास्ट वन. इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सीलरेशन प्रोब. इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सीलरेशन प्रोब, PROBE. NASA launched IMAP to study the movement of charged particles for greater understanding related to space weather events, comma, effect of solar wind on human space technology. IMAP नासा द्वारा प्रक्षेपित अभियान है जिसका उद्देश्य चार्ज पार्टिकल्स की गति का अध्ययन, जिससे प्राप्त आंकड़ों द्वारा स्पेस वेदर इवेंट्स और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सोलर विंड के प्रभाव का अध्ययन करना है. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सोलर विंड के प्रभाव का अध्ययन करना है. ओके. Coming to alternative sources of energy, write this one. IEA report on sustainable fuels. Sustainable fuels क्या है? Can you give some example? हाइड्रोजन और see, all fuels except conventional. हाँ, all fuel always have in mind, because इसे कंफ्यूज करने के लिए वो प्रीलिम से कुछ भी दे सकते हैं. सस्टेनेबल फ्यूल इसमें से क्या क्या है? बायोगैस, बायोफ्यूल, हाइड्रोजन. ऑलवेज हैव इन माइंड कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के अलावा जितने भी फ्यूल सोर्स है सब सस्टेनेबल है. क्लियर? आईईए ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है. जस्ट राइट अबाउट द रिपोर्ट. राइट. International Energy Agency presented the report in which it is said that by 2035 approx 4 times increase in the use of sustainable fuels, like biofuel, hydrogen gas, will take place globally. That will also be significant in reducing use of
पेट्रोलियम बैरल्स, BARRELS, पेट्रोलियम बैरल्स पर डे. ओके, राइट. IAEA द्वारा जारी रिपोर्ट में 2035 तक सस्टेनेबल फ्यूल जैसे बायोफ्यूल, हाइड्रोजन गैस के 4 गुना विश्व स्तरीय प्रयोग की संभावना बताई गई है एवं इसका महत्व पेट्रोलियम बैरल के घटते उपयोग से भी है. राइट द नेक्स्ट वन. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी recognized 3 ports. Write the name of the port. दीन दयाल पोर्ट गुजरात, दीन दयाल पोर्ट गुजरात. VO चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु, VO चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु. एंड पारादीप, PARADIP, पारादीप पोर्ट ओडिशा as green hydrogen hub under NGHM. अभी पोर्ट्स में यही तीनों है. हाँ, क्लियर. ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर NGHM is clear. So write and in Hindi, दीन दयाल पोर्ट गुजरात, VO चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु और पारादीप पोर्ट ओडिशा को राष्ट्रीय हाइड्रोजन अभियान के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन हब की मान्यता दी गई है. नहीं, हब का है क्या है अभी. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? 3 ऑब्जेक्टिव है. प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट. अभी तो प्रोडक्शन भी नहीं कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन तक तो पहुंचना भी दूर की बात. एक्सपोर्ट तो बहुत फ्यूचरिस्टिक प्लान है. अब करेंगे कैसे? वाटर तो चाहिए, तो हमने कुछ पोर्ट्स को डिफाइन किया है कि यहां पे प्रोडक्शन का काम शुरू करेंगे. बट स्टिल द चैलेंजेस, वो चैलेंज अभी भी है, स्टोरेज प्रोसेसिंग की चैलेंज है. बट वी आर डिसाइडिंग कि ऐसे ऐसे करके शुरू करें. इज क्लियर? नाउ कमिंग टू डिफेंस टेक्नोलॉजी. नाउ आई थिंक डिफेंस टेक्नोलॉजी इज कंप्लीटेड बाय यू ऑल. किसने किसने डिफेंस टेक्नोलॉजी क्लास में नहीं कंप्लीट किया है? अच्छा, कहां से? आप प्लेन के बारे में बता रहे थे. अच्छा, फाइटर जेट्स. नहीं, सबमरीन से. उसके पहले फाइटर जेट, ये सब नहीं. फाइटर जेट थोड़ा सा हुआ है बस. एक हुआ था कि वो जो सीधा लैंड करता है वो टेक्नोलॉजी की. नहीं. देन यू स्टार्टेड विथ नेवल वॉरफेयर. हाँ, वो आधा से भी कम है. ओके, और अदर्स? आई थिंक यू हैवंट कंप्लीटेड एनी टॉपिक. ओके, so better part 3 is going on to continue. Okay, accordingly that will get completed. Okay, बाकी तो डिफेंस टेक्नोलॉजी कंप्लीट है जी. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फर्स्ट, थर्ड और 6, ये तीनों एक ही क्वेश्चन में
पूछे जा सकते हैं। अंडरस्टैंड? रिकॉल डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमने क्या बताया था? यूएवी कमिंग हैव मेड चैलेंजिंग द डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड। क्यों? यूएवी की ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, इतने छोटे इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइसेस है कि वो पकड़ में भी नहीं आ रहा रडार के। सो अब जो मॉडर्न डिफेंस सिस्टम है वहां हम क्या कर रहे हैं? वेरी सिंपल, यूएवी को ट्रैक करना और उसे डिस्ट्रॉय करने की टेक्निक डेवलप कर रहे हैं। क्लियर? अब तक जो टेक्निक डेवलप हुई है उसमें टू थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्ड किल फीचर और सॉफ्ट किल फीचर। सॉफ्ट किल फीचर में हम किसी तरह यूएवी को टेक्निकली डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वो काम ना कर पाए, और हार्ड किल फीचर में उसे हम फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे एक्सप्लोड कर दिया हमने, इस तरह का। ये रिसेंटली इंडिजिनसली इंडिया में डेवलप हुआ है, हैविंग हार्ड किल एंड सॉफ्ट किल फीचर। इज क्लियर? तो याद रखते हैं सक्षम ऑब्जेक्टिव क्या है, हार्ड किल और सॉफ्ट किल फीचर से किसी भी यूएवी को डिस्ट्रॉय करने की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप हुई है। इज क्लियर? सी, अब यूएवी में एक कॉन्सेप्ट है VTOL का। VTOL है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। अब वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हमने फाइटर जेट, सबमरीन तक, एयरक्राफ्ट कैरियर तक इंटीग्रेट कर दिया है। अब VTOL कॉन्सेप्ट से एयरक्राफ्ट भी बन रहे हैं, फाइटर जेट भी बन रहे हैं और यूएवी भी बन रहा है। इज क्लियर? सो VTOL इज ए कॉन्सेप्ट। क्या है ये कॉन्सेप्ट? वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। वेरी सिंपल, वर्टिकली टेक ऑफ भी करना है और लैंड भी करना है। इस कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? रनवे की जरूरत नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट फाइटर जेट के केस में तो बहुत एडवांटेजियस हो गया, क्योंकि हम विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर 30-35 तेजस, राफेल टाइप के जेट्स को लैंड करा सकते हैं इस टेक्निक से। बट यूएवी के केस में ये टेक्निक बहुत ही चैलेंजिंग होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर किसी यूएवी से किसी ने बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, यू कैन अंडरस्टैंड यूएवी के लिए चैलेंज क्या है? ट्रेस करना भी चैलेंज है, उसके लिए हम बना रहे हैं कुछ कुछ। अब ट्रेस करना ही चैलेंज है और VTOL से उसने लैंड भी कर दिया, टेक ऑफ भी कर दिया, तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। इसलिए आईआईटी मद्रास के साइंटिस्ट ने हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर से इसे लैंड कराने की टेक्निक डेवलप की। वेरी सिंपल, इसमें नया क्या है? हाइब्रिड रॉकेट। हाइब्रिड का मतलब सॉलिड एज फ्यूल और लिक्विड एज ऑक्सीडाइजर को यूज करके इकोनॉमिकल टेक्निक VTOL के केस में बनाई है। इसलिए ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मिशन सुदर्शन चक्र। ये न्यूज में आया है, क्या है? ये तो कॉमन है। नहीं, वो नहीं है S4। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। मिशन सुदर्शन चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? ये तो करंट में मिला होगा, कॉमन है, याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि इंडिया की पूरी डिफेंस सिस्टम, अब डिफेंस सिस्टम हर जगह बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि यूएवी हैव मेड इट चैलेंजिंग। जब डिफेंस सिस्टम का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो रहा था, उस समय केवल डिफेंस सिस्टम वाज सिग्निफिकेंट फॉर इजराइल, बिकॉज इजराइल थ्रेट परसेप्शन वाज वेरी सिमिलर, very near to its territory. So Israel have developed world's most advanced air defense system known as Iron Dome. इसके बाद यूएसए ने भी किया, बट रिक्वायरमेंट इजराइल को जैसे थी वैसे और कंट्रीज को नहीं थी। बट अब एयर डिफेंस सिस्टम
सबकी रिक्वायरमेंट हो चुकी है, क्योंकि एयर से होने वाले अटैक, फॉर एग्जांपल यूएवी लाइक अटैक्स, ट्रेस करना भी चैलेंजिंग है। इसलिए in order to protect entire India with several of the technologies that will be developed in the long run, Prime Minister have announced Mission Sudarshan Chakra. इसमें नया क्या है, जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उसको इंटीग्रेट करते हुए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को यूज करना है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स एक नया कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कोई भी वेपन है, जैसे कोई यूएवी है, उस यूएवी को हम लेजर से या तो खराब कर दें या लेजर से उसे गिरा दें। इससे क्या होगा, थ्रेट परसेप्शन खत्म हो जाएगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसे इसमें इंटीग्रेट करना है। सो मिशन सुदर्शन चक्र विल बी ऑन द लाइंस ऑफ मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड, लाइक आयरन डोम ऑफ इजराइल, गोल्डन डोम ऑफ यूएसए। इज क्लियर? सो यू कैन अंडरस्टैंड, ये तीनों को एक ही क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, बिकॉज ये तीनों कोरिलेटेड है। तीनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है, एयर बॉन्ड थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय करना। ड्रोन्स को हाइब्रिड थर्स्टर से लैंडिंग कराया गया है और ये कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है। ओके, कौन सा? वेरी सिंपल। अभी इंडिया में जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, BMD सिस्टम है, S400 है, बट ये सब होने के बाद भी S400 है तो उसे हम केवल 400 किलोमीटर तक यूज कर सकते हैं। अगर मल्टीपल है, अगर इंडिया के पास फॉर एग्जांपल 5 है तो 2000 किलोमीटर, 10 है तो 4000 किलोमीटर। बट इंडिया की ज्योग्राफी तो बहुत डाइवर्स है और अटैक कहीं से कुछ हो सकता है और यूएवी बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसलिए इजराइल की रिक्वायरमेंट एयर डिफेंस सिस्टम की जैसे थी वैसे पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री की नहीं थी। इसलिए किसी भी कंट्री ने इजराइल के अलावा एयर डिफेंस सिस्टम पे ज्यादा काम नहीं किया। लेकिन अब यूएवी के एडवांसमेंट से अब एयर डिफेंस सिस्टम हैव बिकम कंसर्न फॉर ऑल। सो इंडिया हैव अनाउंस्ड मिशन सुदर्शन चक्र दैट विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम एट वर्क, और जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे ये मिसाइल्स को, वेपन्स को रिलीज करके उसे एयर में डिस्ट्रॉय करेगा। नया इसमें क्या है, जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर रिक्वायरमेंट किसी मिसाइल के अटैक की है वो भी इसमें है, मतलब पुराने सिस्टम को भी इंटीग्रेट करेंगे। और नया इसमें क्या है, DEW, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें हम दूर से ही लेजर लाइट से ही हम या तो आने वाले अटैक्स को या तो टेक्निकली कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो आगे ना बढ़े, या उसे हम डिस्ट्रॉय करके गिरा देते हैं। इज क्लियर? सो इज ए कॉम्प्रिहेंसिव, ये कोई एक सिस्टम नहीं है। एंड PM हैव अनाउंस्ड दैट इंटायर इंडिया विल बी कवर्ड बाय मिशन सुदर्शन चक्र एज कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम। इसमें भी टाइम लगेगा, इट विल टेक मिनिमम 4-5 years टू कंप्लीटली डेवलप। इस क्लियर? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी भी पहले की सिस्टम्स है फॉलोड बाय DEW। ओके, सेकंड और फिफ्थ सिमिलर है। ये क्या है, क्या फुल फॉर्म है इसका? यू हैव कम फ्रॉम दिस, क्या है फुल फॉर्म? सबमरीन के लिए यूज होता है। वेरी गुड, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, और क्या है? शैलो वाटर क्राफ्ट। क्लियर? सो नेम से ही क्लियर है, सबमरीन्स को, सबमरीन्स वाटर सरफेस के नीचे है, किसी भी टेक्नोलॉजी से पता नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज इट सीम्स टू बी लाइक अ व्हेल फिश। और सबसे बड़ा चैलेंज सबमरीन का क्या है, किसी कंट्री ने अगर किसी दूसरी कंट्री पे सबमरीन से स्पाइंग एक्टिविटी शुरू कर दी, इंटेलिजेंस एक्टिविटी शुरू की, तो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एंटी सबमरीन क्राफ्ट
now have become more interesting thing, requirement also for naval warfare. इसके लिए पहला इंडिया में बना है अर्नाला और रिसेंटली बना है अंद्रोथ. इस क्लियर? अर्नाला भी आइलैंड के नाम पे है, अंद्रोथ भी आइलैंड के नाम पे है. माहे इज द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड, जिसका डेवलपमेंट अक्टूबर मंथ में हुआ है. इज क्लियर? इंडिया ने प्लान किया है 8 इंडिजिनसली डेवलप्ड ASW/SWC, जिस 8 में से ये पहला है. इज क्लियर? कौन? नहीं, ये जैसे है. अब यहां इंडिजिनस डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है. यहां क्या है कि हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट भी किया है. इंजन्स को लिया है, कुछ स्टील्स को लिया है, बट यहां क्या है, हमें इंडिजिनस डेवलपमेंट करना है. क्योंकि शिप बिल्डिंग में नाउ इंडिया इज वर्किंग टू मेक मोर एंड मोर इंडिजिनाइजेशन. एज पर द क्लेम of present development, 76% is achieved by India. And there is a vision that when India will complete 100th year of independence, 100% indigenization India के शिप बिल्डिंग में लाना है. इसलिए ये इंडिजिनस डेवलपमेंट का पहला शिप है. ओके, ये तो पता होगा. President of India is the supreme commander of entire forces in India. So, President recently completed sortie to Rafale fighter jet. इसके पहले she completed with the Sukhoi. Is clear? Just one line information है, important नहीं है, but ये पता रहना चाहिए. Sortie मतलब like is assisted by Air Force team and complete the flight. मतलब एक तरह का ये है कि प्रेसिडेंट ने राफेल को उड़ाया, यू कैन अंडरस्टैंड, विथ कंप्लीट असिस्टेंस ऑफ एयर फोर्स. इज क्लियर? इसके पहले सी परफॉर्म दिस टू सुखोई. सो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है, बट समटाइम्स इन इंटरव्यू दे कैन आस्क लाइक और भी कौन प्रेसिडेंट ने ये किया है. सबसे पहले डॉक्टर कलाम ने, फिर प्रतिभा पाटिल ने, नाउ द थर्ड प्रेसिडेंट सी हैज कंप्लीटेड. ओके, इसे लिख लेते हैं. राइट, द फर्स्ट वन सक्षम. राइट, इंडिजिनसली डेवलप्ड काइनेटिक hard kill and soft kill features. Kinetic, hard kill and soft kill feature for airborne threats. For airborne threats like UAV. राइट इन हिंदी, स्वदेशी तकनीक आधारित निर्मित किया गया काइनेटिक सॉफ्ट किल कॉमा हार्ड किल फीचर से युक्त प्रणाली, जिसके द्वारा हवाई खतरे जैसे यूएवी को नष्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट राइट, INS अंद्रोथ. Second ASW/SWC, second ASW/SWC
आफ्टर INS अर्नाला। दूसरा ASW SWC INS अर्नाला के बाद। Second, ASW SWC after INS अर्नाला। Write the third one. Right. Solid fuel with liquid oxidizer. Solid fuel with liquid oxidizer is used in hybrid rocket. In VTOL vertical takeoff and landing. VTOL vertical takeoff and landing milestone. राइट। ठोस ईंधन एवं तरल ऑक्सीकारक। ठोस ईंधन एवं तरल ऑक्सीकारक का प्रयोग कर VTOL तकनीक को सफलतापूर्वक कराया गया। राइट द फोर्थ वन। Recently, President performed sortie in Rafale fighter jet. Previously also in Sukhoi jet. राष्ट्रपति द्वारा राफेल फाइटर जेट में एवं इसके पहले सुखोई जेट में सॉर्टी उड़ान भरा गया। राइट द नेक्स्ट वन। फर्स्ट ऑफ 8 indigenously developed. First of 8 indigenously developed. Okay. Write in Hindi. 8 में से पहला स्वदेशी रूप से निर्मित। And right for last, Mission Sudarshan Chakra is a comprehensive air defense system. Comprehensive air defense system which will consist of various type of missile technologies and air defense system like, right, QRSAM, quick reaction surface to air missile, quick reaction surface to air missile, write this one. Very short range air defense system, comma DEW, directed energy weapons, etc. यह भारत का अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम होगा
जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रणाली जैसे राइट ऑल थ्री QRSAM, comma this three इत्यादि का प्रयोग किया जाना है। ये दोनों इंफॉर्मेशन क्या है? नोबेल प्राइज फिजिक्स, ये तो पता है, क्लास में डिस्कस भी हुआ है। हाँ, वेरी गुड। क्वांटम टनलिंग, ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल का है। हाँ, वेरी गुड, गूगल का है। समझ नहीं आया थोड़ा। अच्छा, ओके, देन सी। ICT तो लगभग सबने कर लिया है, तो ये कैसे होगा फिर करने के बाद भी? इसमें याद रखना भी नहीं था, इसमें समझना था, याद तो करना ही नहीं था। सी, क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है? सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट। सुपरपोजिशन तो हमने करके देख लिया है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। अब इसे करने के लिए नाउ मेनी सच रिसर्च नाउ हैव स्टार्टेड, बट अब रिसर्च में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। मतलब when we are working to process qubits with the principle of superposition and entanglement, error occurs. एरर आ रहा है। जैसे हमने जो कॉन्सेप्ट सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट का समझा है, उस कॉन्सेप्ट को हम चिप पे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ हद तक हमने सक्सेसफुली किया है और हम पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं, तो एरर कहां आ रहा है? क्यूबिट में। अब इस एरर को कम करना या जीरो करना, कम करना या जीरो करना, यही रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, चाहे कैसे भी करें। क्लियर? सो व्हाट इज द प्रेजेंट चैलेंज इन क्वांटम टेक्नोलॉजीज? To make less the error in qubit processing or to make it possible to zero. Work is going on regarding this. एक सक्सेस आया, माइक्रोसॉफ्ट ने क्लेम किया कि मेजोराना फर्मियोन के यूज से हमने एरर को कम किया। गूगल ने क्लेम किया, एक क्वांटम चिप बनाया विलो, और गूगल ने क्लेम किया कि अगर हम इस क्वांटम चिप को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे वर्कआउट करते हैं, ये कम हो जाएगा। दो अलग अलग क्लेम। अब तक का सबसे एक्सेप्टेड क्लेम और सबसे कम एरर माइक्रोसॉफ्ट के मेजोराना फर्मियोन पार्टिकल के यूज में देखा गया। अब गूगल ने अपने इस चिप को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे रखा। लो टेम्परेचर पे रख के क्या किया? करना क्या है? यही करना है, एरर को कम करना है या जीरो करना है। लो टेम्परेचर पे रख के एक एल्गोरिदम बनाया। एल्गोरिदम इज वेरी सिंपल। एल्गोरिदम क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिससे प्रोसेसिंग होती है, एवरी टास्क इज परफॉर्म बाय दिस। अब इस एल्गोरिदम में क्या किया? साउंड को यूज किया। साउंड यूज्ड एज ए एनर्जी सोर्स। क्लियर? एक बार वो साउंड गई, एक बार साउंड को भेजा, वन टाइम दिस साउंड गोज, इट वर्क एज प्रोसेसिंग ऑफ क्यूबिट्स। ठीक है? साउंड ने क्या किया? साउंड क्या है? इज अ एनर्जी, इज अ फ्लो, इज अ वेव, so work as processing of qubits. एक ये
बट यू नो सुपरपोजिशन इंटेंगलमेंट क्या है? कुछ ऐसा इफेक्ट जो वहां भी हो रहा हो, डिस्टेंस कुछ भी हो, यही है इंटेंगलमेंट. सो ये सही से हुआ. अब एक एल्गोरिदम यूज किया. इस एल्गोरिदम ने क्या किया कि जिस साउंड को हमने एज अ वेव सेंड करके प्रोसेसिंग कराई है, उस साउंड की ये एल्गोरिदम इको जनरेट करेगा और उस इको को ये अपोजिट डायरेक्शन में सेंड करेगा. ठीक है, हमने साउंड को भेजा, एल्गोरिदम ने क्या किया, इको जनरेट किया उस साउंड का, और फिर से वो वेव वापस हुई. वेव की क्या वापस हुई? इको. और इसी दोनों को हम सुपरपोजिशन या इंटेंगलमेंट में यूज कर सकते हैं. इसे ही गूगल ने कहा क्वांटम इको एल्गोरिथम. नहीं नहीं, जीरो नहीं हुआ, एरर कम हुआ, जीरो अब तक नहीं हुआ है. क्लियर? एरर कम हुआ, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक नया टेक्निक है, एक आइडिया है. यू कुड जस्ट सेड हाउ रिमार्केबल इज दिस आइडिया. अब तक इस आइडिया में नया क्या है? व्हाई इट्स सो इंपॉर्टेंट, सो रिमार्केबल? बिकॉज हमारी पूरी की पूरी प्रोसेसिंग पार्टिकल से रिलेटेड है, और अब हम प्रोसेसिंग में एक नया कॉन्सेप्ट, मतलब विद दिस नाउ वी कैन से कि इस रिसर्च ने हमें एक आइडिया दिया कि क्वांटम की साउंड वेव्स भी एक सोर्स है प्रोसेसिंग का. आगे समझ? इज दिस, ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आएंगे, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिकल थिंग, रिसर्च वर्क है. जो भी इंफॉर्मेशन आएगा अब तक उसमें केवल यही समझना है कि वो है क्या एग्जैक्टली, व्हाट इज बीइंग टॉक्ड इन दैट. सो इज क्लियर? और वो क्वांटम टनलिंग तो क्लियर है. सो राइट अबाउट दिस. राइट, क्वांटम इको एल्गोरिथम. Recently, in the Willow, 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 in the Willow quantum chip, in the Willow quantum chip, right in bracket, made by Google, works at extremely low temperature. Extremely low temperature. Close the bracket. An algorithm is used by which the echo of information waves is utilized in information processing. राइट इन हिंदी, हाल ही में गूगल द्वारा विलो, WILLOW, विलो, राइट इन ब्रैकेट, गूगल द्वारा निर्मित अत्यंत निम्न ताप पर कार्य करने वाली क्वांटम चिप, अत्यंत निम्न ताप पर कार्य करने वाली क्वांटम चिप. क्लोज द ब्रैकेट. सूचना के तरंगों को एल्गोरिदम द्वारा इको, ECHO, इको के आधार पर, इको के आधार पर प्रोसेसिंग कराने का सफल अनुसंधान किया.
राइट द नेक्स्ट वन, ये तो नोट्स में है, जस्ट राइट वन लाइन. नोबेल प्राइज फिजिक्स 2025 awarded for quantum effects visible quantum effects visible to macro scale in the process of quantum tunneling. इसे और डिटेल से नोट्स को रेफर करने हैं, वहां है ये. राइट अबाउट दिस एआई, ये जस्ट वन लाइन इंफॉर्मेशन है. इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है. राइट. गूगल अनाउंसेस right, in the field of AI, so far is the largest investment made under which AI related data centers will be established for advancement in the field of AI. हाँ, अब तक का लार्जेस्ट है. ओके, अब तो एआई इमर्जिंग है, आने वाले टाइम में इससे भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया में. इट्स क्लियर. ओके, नाउ कम टू बायोटेक्नोलॉजी. राइट इन हिंदी लिख लिया है. ओके, राइट इन बायोटेक्नोलॉजी. ये दोनों इंफॉर्मेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. अभी बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट कवर्ड इन क्लास. ओके, सो अभी ये समझ नहीं आएगा ज्यादा. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू. बायोटेक्नोलॉजी who all have covered? I think only you have covered biotechnology. Okay, English medium में तो अभी हुआ भी नहीं है. Okay, but see, try to understand. Just understand ये current क्या है. That will be clear in the class when I will be discussing. See, you have any idea of T cell? T cell क्या है? हाँ, very good. Immune cell. और हाँ, वेरी गुड. और व्हाट इज टी सेल? याद नहीं है? जैसे ह्यूमन की जो इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम का क्या काम है? रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द डिजीज. सबसे बेसिक वर्क इस रेजिस्टेंस में किसका है? WBC का. WBC का काम ही है डिफेंस मैकेनिज्म रेजिस्टेंस का. अब इम्यूनिटी का मतलब है डिजीज से लड़ना. स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी जिससे हम इवन सीरियस डिजीज से भी बॉडी लड़ सके, यही मतलब है. बेसिक यही है. WBC के स्पेसिफिक सेल्स इम्यून सेल्स की तरह वर्क करके इम्यूनिटी का काम करते हैं. अब इम्यूनिटी पे बायोटेक्नोलॉजी का, मेडिकल साइंस का बहुत लंबे टाइम से 2 पॉइंट पे रिसर्च चल रहा है. पहला कि आखिर इम्यूनिटी में कौन कौन से सेल है जिसका मेजर रोल है. ठीक है, सो फर्स्ट टाइम राइटिंग कि इम्यूनिटी के वर्क में कौन कौन से सेल्स है जिसका मेजर रोल है. सेल तो इसी के हैं, लेकिन कौन कौन से सेल्स हैं? एक तो ये है. सेकंड इंटरेस्ट है कि ये डिसाइड कैसे होता है. बहुत लंबे टाइम ये साइंस का इंटरेस्ट रहा कि आखिर ये डिसाइड हमारी बॉडी में कैसे होता है कि यही सेल ये काम कर रहा है
अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये डिसीजन हमारी बॉडी में कैसे हो रहा है? यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है, हम जितना एडवांस जाते हैं हम उतनी इन डेप्थ में इंटरेस्ट वाला रिसर्च करते हैं। क्लियर? अब तक का इंटरेस्ट का हमारा क्या इंटरेस्ट था कि इम्यूनिटी काम कैसे करती है, ये हमने समझ लिया। अब साइंस का इंटरेस्ट बहुत आगे बढ़ा कि आखिर ये डिसाइड कैसे हो रहा है, हमारी बॉडी में डिसीजन ले कौन रहा है कि यही सेल ये काम करेगा, ये सेल ये काम करेगा। सो फॉर अ लॉन्ग दिस रिसर्च प्रोसीडेड। यहां तो बहुत सक्सेस आ चुकी है बहुत लंबे टाइम में। अब इस रिसर्च का इंटरेस्ट क्या है? आई एम जस्ट राइटिंग वन वर्ड, डिसीजन। आखिर ये डिसीजन हमारी बॉडी में कैसे होती है? क्लियर? अब तक साइंस को ये पता नहीं था हाउ दिस थिंग इज डिसाइडेड कि इम्यून सेल को लड़ना है या नहीं लड़ना है। क्लियर? ये डिसीजन हमारी बॉडी में कैसे आता है, इसी के लिए नोबेल प्राइज मिला है। क्लियर? यहां आने से पहले इसे समझते हैं, इसे रेगुलर क्लास में और क्लियर होगा। आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया। WBC के सेल्स इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये सेल है, टी सेल। ये क्या है? इसे किलर सेल्स भी कहते हैं। इस सेल का क्या काम है कि WBC तो ब्लड के साथ घूम रहा है, ब्लड के साथ घूमते घूमते WBC और ब्लड रीचेस टू थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड में जब WBC का इंटरेक्शन होता है तो WBC के कुछ सेल्स में किलिंग प्रॉपर्टीज आ जाती है, मतलब पैथोजेंस को किल करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो WBC के वो सेल जिसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? किल करने की। कहां से आई? थाइमस ग्लैंड क्रॉस करने के बाद। इसलिए थाइमस ग्लैंड के नाम पर ऐसे सेल्स को हम कहते हैं टी सेल, और इस सेल्स को हम ये भी कहते हैं किलर सेल्स। तो ये तो हमें बहुत लंबे टाइम से पता चल चुका है कि ये काम कैसे करता है, लेकिन साइंस का एक इंटरेस्ट बहुत लंबे टाइम से ये था कि आखिर ये सब डिसीजन कैसे लिया जा रहा है कि कौन सा सेल क्या कर रहा है। सो इंटरेस्ट ग्रोन इनटू दिस मोर एंड मोर। और इस रिसर्च में क्या पता चला? रेगुलेटरी सेल्स के बारे में। रेगुलेटरी सेल्स का मतलब नाम से क्लियर है, जो रेगुलेट करे, जो डिसाइड करे कि इस सेल को इस तरह से एक्टिवेट होके ये काम कर रहे हैं। इस रेगुलेटरी सेल का भी नाम टी सेल रखा गया है, लेकिन ये टी सेल नहीं है, इसका नाम रखा गया ट्रेग सेल्स। सो ट्रेग सेल्स आर डिस्कवर्ड which are regulatory cells which works towards deciding what to kill and what to protect. That is, इस नोबेल प्राइज को क्यों दिया गया है? एक ऐसे सेल की हमने स्टडी की है दैट इज वर्किंग एज रेगुलेटरी सेल। ठीक है, अब तक हमें क्या पता चला था? किलर सेल। अब यू कैन अंडरस्टैंड our science interests have grown to much more micro, much more deep, and we have come to know about regulatory cells. Is clear? और ये रेगुलर क्लासेस में क्लियर होगा। और एक सेकंड इंफॉर्मेशन है, सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने बहुत बड़ा क्लेम किया है कि हम ऑर्डिनरी सेल से हम फर्टिलाइजेशन के लिए सेल्स को बना सकते हैं। कैसे? यह भी ज्यादा क्लियर नहीं होगा, जस्ट अंडरस्टैंड। यू हैव एनी आइडिया ऑफ SCNT, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर? कोई आइडिया है? नहीं, सोमैटिक सेल्स क्या है? नहीं, सोमैटिक सेल का मतलब है सेल्स अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स। ऐसे सेल्स
जिसका रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में कोई रोल नहीं है. ब्रॉडली ह्यूमन सेल्स आर डिवाइडेड इनटू टू, सोमैटिक सेल्स एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स. क्लियर? सो इट्स कॉल्ड एज सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर. अब क्या है, साइंटिस्ट ने क्या डेवलप किया है, जैसे ये कोई सेल है, सेल के स्ट्रक्चर होती है, जैसे ये न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, सेलुलर स्ट्रक्चर. सेल की, ये कोई भी सेल है, सेल की जो न्यूक्लियस है, अकॉर्डिंग टू साइंस 99.99% जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो न्यूक्लियस में ही है. इज क्लियर? जितनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो सब न्यूक्लियस के अंदर ही है, 99.99. इसका मतलब इसके बाहर जो कुछ भी है वहां कैरेक्टरिस्टिक फीचर बहुत कम है. इसका मतलब कि अगर हमने किसी सेल के न्यूक्लियस, ये फॉर एग्जांपल ये सेल है पर्सन 1 का, और हम एक दूसरा सेल बना रहे हैं, ये है पर्सन 2 का. ठीक है? तो सेल की न्यूक्लियस में क्या है, लगभग पूरी प्रॉपर्टीज 99.99. सो और हम इसे मान लेते हैं कौन सा सेल है, सोमैटिक सेल. अगर हमने दोनों के न्यूक्लियस को निकाल लिया, ठीक है, और दोनों के न्यूक्लियस को इंटरचेंज कर दिया, तो हम एक बात कह सकते हैं, पर्सन 1 की पूरी फीचर पर्सन 2 में आ जाएगी और पर्सन 2 की पूरी फीचर पर्सन 1 में. क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट को डेवलप करके जेनेटिक इंजीनियरिंग ने वर्ल्ड में पहला क्लोन किया था. अंडरस्टैंड? इससे क्या पता चला हमें, जैसे अगर हमने इस न्यूक्लियस को अलग अलग एग सेल्स में रखना शुरू किया तो हम ये कह सकते हैं हम इसकी कॉपी बना रहे हैं. दिस इज कॉल्ड क्लोनिंग. बट जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आया SCNT का, एक कंसर्न आया कि रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, एक ही जैसे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग को बना लेंगे, देन नेचुरल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी विल वन डे कोलैप्स. इमीडिएटली इस रिसर्च को बैन कर दिया गया. दैट दिस रिसर्च इज नॉट इवन परमिटेड इन द लैबोरेटरी, इज मेड कंप्लीटली इलीगल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि कोई भी साइंटिस्ट किसी तरह का रिप्रोडक्टिव क्लोन ना करे. तो ये तो बंद. अब क्या है, रिसर्च इज परमिटेड, ये नहीं करना है बट रिसर्च इज परमिटेड. क्यों? क्योंकि ऐसा करके बहुत सारी डिजीजेस, जेनेटिक डिजीजेस की ट्रीटमेंट टेक्निक डेवलप हो रही है बायोटेक्नोलॉजी में. जैसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट टेक्निक है MRT ट्रांसफर, बहुत इंपॉर्टेंट, is asked in prelims 2 times. We'll be discussing in regular class. Now, coming to the recent development, अब साइंटिस्ट ने क्या क्लेम किया है कि हम अगर नॉर्मल स्किन सेल्स को लेते हैं, नॉर्मल स्किन सेल से हम फर्टिलाइजर के सेल्स बना सकते हैं. मतलब इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे फर्टिलाइजेशन का फॉर एग्जांपल एग सेल है और कुछ इश्यूज के कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, ये है स्किन सेल. अब हम यहां लिख रहे हैं स्किन सेल. क्लियर? और हम यहां लिख रहे हैं रिप्रोडक्टिव सेल. बट रिप्रोडक्टिव सेल में रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है. क्लियर? इस टेक्निक को आर्टिफिशियली करते हैं जिसे हम कहते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. क्लियर? इसकी टेक्निक्स है जैसे जाइगोट, एम्ब्रियो से रिलेटेड. बट अगर ये सब ना करके एक नया कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में इट इज सेड IVG, IVF को एडवांस करना, IVG, इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस. इसमें क्या करना कि अगर किसी की रिप्रोडक्टिव सेल्स में फर्टिलिटी नहीं है तो साइंटिस्ट ने डेवलप किया है कि हम एग सेल में रिप्लेसमेंट करके स्किन सेल्स को फर्टिलाइजेशन सेल्स की तरह बना सकते हैं. बहुत बड़ा रिसर्च है ये टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. इज क्लियर? दैट इज IVG. ये और क्लियर होगा रेगुलर क्लासेस में when we'll have detailed discussion of biotechnology. Okay, so write about this.
Right, the first one, Nobel Prize Medicine 2025, right? Awarded for regulatory cells, regulatory cells by which immune system get regulated. Get regulated in what to protect and what not to. What to protect and what not to. In this successful research, T cell, known as Treg cells, TREG, known as Treg cells, TREG, as regulatory cells developed. Right in Hindi? इम्यून प्रणाली में रेगुलेटरी कोशिकाओं का पता लगाया गया है जिसे टी सेल अर्थात ट्रेग सेल्स, TREG, ट्रेग सेल्स कहा गया है. ओके, राइट द सेकेंड वर्ड. Okay, this is the complete information that will be clear in the regular class. Okay, so accordingly you have to follow in the current affairs. अब ये सेशन से अब ये आइडिया भी लग रहा है कि करंट अफेयर्स में करने क्या है. क्लियर? न्यूज़पेपर को पढ़ के केवल नोट डाउन नहीं करने हैं. न्यूज़पेपर को पढ़ के ये देखना है कि कौन से एक दो लाइन, एक दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसे अपने क्लास नोट्स को अपडेट करना है. फिर सोचना है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा. इज क्लियर? ओके. Likewise, we will take the month-wise session. Okay, before prelims. So after this, there will be, you all have appeared in the test. Science Tech का टेस्ट दिया था सबने. कितने कितने मार्क्स आए? अच्छा, अभी मार्क्स पेपर नहीं मिला. ओके, अच्छा हो गए थे. गुड. उसमें से कुछ क्वेश्चंस आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑफ जनरल साइंस, बट इट इज गिवन टू यू to just have an idea of general science study from NCERT. But वैसे क्वेश्चन सब आते भी है. So we will have a discussion session after this. Okay. You can have. नहीं, इसमें लिखना नहीं है, बस यही लिख लेना है. Okay. So after around half an hour you can come to that session. Okay. और आंसर अभी चेक करा लो या क्लास उसके बाद करा लेना.